आज से हम आप सभी लोगों के लिए क्लास 10th का भूगोल सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो भूगोल का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, तो इस वीडियो में हम आपको इसी चैप्टर के बारे में बताएंगे और इस चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या फिर एग्ज़ाम पर्पज से परीक्षा के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आज से हम आपको भूगोल सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर दिए हैं और इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट के वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। तो धीरे धीरे करके आपको हम सारे सब्जेक्ट को ख़त्म करेंगे और एग्ज़ाम आते आते हम आपको सभी तरह के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करके आपको बताएंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कराएंगे। तो चलिए आज हम आपको इसी चैप्टर के बारे में बताएंगे जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, और बहुत ही बारीकी से इस चैप्टर के बारे में बताएंगे। तो बहुत ही ध्यान से आप इस चैप्टर को समझिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ साथ अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं भारत संसाधन एवं उपयोग। तो भारत संसाधन एवं उपयोग भूगोल का सबसे पहला चैप्टर है और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। इस चैप्टर से आपको हर बार एग्जाम में करीब 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से समझिएगा और अगर समझने के दौरान, इसको पढ़ाई करने के दौरान अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है तो आप सीधे हमसे टेलीग्राम के माध्यम से, फेसबुक ग्रुप के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उन सभी चीज़ के माध्यम से आप हमसे सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके जितने सारे भी प्रॉब्लम रहेंगे उसको सॉल्व जरूर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं भारत संसाधन एवं उपयोग। तो देखिए, भारत संसाधन एवं उपयोग का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसने कहा था? संसाधन होते नहीं हैं बल्कि बनते हैं। एक कथन जो है वो किनका है, अर्थात वो कौन थे जिन्होंने बोले थे कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिम्मरमैन। जिम्मरमैन ही थे जो बोले थे कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। चलिए अब हम लोग चलेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है? दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है? तो इसका आंसर होगा कि किसी देश की, कोई भी देश रहे, जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, कोई भी देश रहे, तो किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी तक का क्षेत्र पर उस देश का आधिपत्य होता है। ठीक है, समुद्र की तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी तक का क्षेत्र पर उस देश का आधिपत्य होता है, जिसका केवल वही बिजली या फिर मत्स्य पालन या फिर परिवहन आदि के लिए कर सकता है। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। हम फिर से आपको इस बात को समझाते हैं कि किसी भी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र पर उस देश का आधिपत्य होता है, जिसका केवल वही बिजली, मत्स्य पालन, परिवहन आदि के लिए कर सकता है। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो आप समझ गए कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाया गया है? बड़े स्तर कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाया गया है। तो भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाया गया है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नर्मदा, जो एक नदी का नाम है, नर्मदा बचाओ अभियान किससे संबंधित है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा मेघा पाटेकर। ठीक है, नर्मदा बचाओ अभियान मेघा पाटेकर से संबंधित है।
अब पांचवा हम लोग देखेंगे कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। चिपको आंदोलन मतलब आप जानते होंगे कि पहले पेड़ काटने का एक मुहिम चला था कि बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता था, तो उसी के विरोध में सभी लोग पेड़ से चिपक करके खड़े हो गए थे जिससे कि हम लोग पेड़ को बचा सके। तो उसी आंदोलन का नाम पड़ा चिपको आंदोलन। तो इसके नेता कौन थे? तो इसके नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। ये क्वेश्चन बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन के नेता कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है। अब छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि वर्षा जल संचय की नीति किसने बनाई। संचय कहने का मतलब कि वर्षा जल को संग्रह करके रखना, बचा करके रखना। तो वर्षा जल संचय की नीति किसने बनाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संदीप पांडे ने। संदीप पांडे ने ही वर्षा जल संचय की नीति बनाई थी। अब सातवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसने कहा। स्मॉल इज ब्यूटीफुल मतलब छोटा ही सुंदर है। ठीक है। तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसने कहा? तो 1974 ईस्वी में सुनसे ने कहा था। नाम याद रखिएगा, सुनसे। 1974 ईस्वी में सुनसे ने कहा कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल। अब हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि पर्यावरण दिवस कब तथा कब से मनाया जाता है, मतलब कितने तारीख को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो पर्यावरण दिवस कब से मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो जो पर्यावरण दिवस है वह 5 जून को मनाया जाता है। डेट याद रखिएगा कि पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और यह 1972 ईस्वी से शुरू की गई थी। ठीक है। तो पर्यावरण दिवस को मनाना 1972 ईस्वी से शुरू किया गया और 5 जून को हर एक साल पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि ब्रटलैंड आयोग कब प्रस्तुत किया गया। ब्रटलैंड आयोग कब प्रस्तुत किया गया? तो 1987 ईस्वी में ब्रटलैंड आयोग प्रस्तुत किया गया। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि ब्रटलैंड आयोग कब प्रस्तुत किया गया। तो 1987 ईस्वी में ब्रटलैंड आयोग प्रस्तुत किया गया। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। क्वेश्चन कहता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखिएगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। तो ये 2-3 पृथ्वी सम्मेलन है जिसको आप अपने दिमाग में रखिएगा, ध्यान से इसको याद रखिएगा। तो देखिए जो सबसे पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो 1992 ईस्वी में हुआ था। उसके अगला नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन तो 1997, मतलब 5 साल के बाद द्वितीय जो दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो पहले से 5 साल के बाद हुआ था। मतलब पहला 1992 ईस्वी में हुआ था और दूसरा 1997 ईस्वी में हुआ था और ठीक इसके 5 साल के बाद तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ। मतलब हर एक 5 साल पर पृथ्वी सम्मेलन होता था। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। चलिए अब उसके अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्योटो सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। क्योटो सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। तो 1997 ईस्वी जापान के क्योटो शहर में हुआ था। ठीक है। याद रखिएगा शहर का नाम, जो सम्मेलन का नाम है वहीं शहर का भी नाम है। तो 1997 ईस्वी में जापान के, ठीक है, 1997 ईस्वी में जापान के क्योटो शहर में इससे क्या होता था कि मार्टियला समझौता 1987 का विस्तार माना जाता है। जो क्योटो सम्मेलन है इसको ही मार्टियला समझौता 1987 का विस्तार माना जाता है। ठीक है। तो जो यह सम्मेलन था जिसका नाम था क्योटो सम्मेलन, इसमें कितने देशों ने भाग लिया था। तो 159 देशों ने कुल भाग लिया था क्योटो सम्मेलन में। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्योटो सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया। तो क्योटो सम्मेलन में टोटल 159 देशों ने भाग लिया। अब अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था। 15 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था। ये जितने सारे भी सम्मेलन हम आपको बता रहे हैं वो एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप सभी का डेट और ईस्वी याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था। तो विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में हुआ था। इसको याद रखिएगा कि विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं।
ठीक है, किसने कहा था? तो यह कथन महात्मा गांधी का है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। किसने कहा था? तो ये कथन महात्मा गांधी का है। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि नर्मदा बचाओ अभियान के नेता कौन थे? नर्मदा बचाओ अभियान के नेता कौन थे? तो मेघा पाटेकर। ठीक है, नर्मदा बचाओ अभियान के नेता कौन थे? मेघा पाटेकर। इस बात को आप याद रखिएगा कि नर्मदा बचाओ अभियान के नेता कौन थे? मेघा पाटेकर। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है संसाधन के बारे में। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के। कौन कौन? तो नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। आगे चल के आपको इन दोनों में अंतर लिखना पड़ेगा, इन दोनों का परिभाषा तो सभी कुछ हम आपको आगे बताएंगे, तो वीडियो को देखते रहिए। चलिए अब हम लोग कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही। कि पहला नंबर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है। एग्जाम में आएगा कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, तो आपको बताना है कि कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। और दूसरा नंबर देखेंगे कि सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, तो सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। आगे हम आपको बताएंगे कि अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन किसे कहते हैं। तो सभी कुछ हम आगे वीडियो में विस्तार से बताएंगे। ठीक है, तो अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि तटरेखा से कितने किलोमीटर की दूरी सीमा अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है? तो सबसे फर्स्ट में ही हम आपको बताए थे कि 200 NM। ठीक है, तटरेखा से कितने किलोमीटर की दूरी सीमा अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 NM। ठीक है, अब देखिए अब चौथा हम लोग देखेंगे कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। संसाधनों के अनियोजित विदोहन से डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। अब हम लोग 5वां देखेंगे कि समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 19.2 किलोमीटर तक। याद रखिएगा 19.2 किलोमीटर क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा निहित है। चलिए अब हम लोग लघुतरीय प्रश्न देखेंगे। जो भी क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं वे सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सारे क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में देखते चलिएगा, नोटबुक में कलम से लिखते चलिएगा। और अगर आपको किन्हीं भी लोगों को पीडीएफ की ज़रूरत हो तो आप हमसे टेलीग्राम पर पीडीएफ की डिमांड कर सकते हैं, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, चलिए अब संसाधन को परिभाषित करना है कि संसाधन किसे कहते हैं। तो चैप्टर में हमको संसाधन के बारे में ही पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं। तो चलिए संसाधन को हम लोग परिभाषित करते हैं। तो संसाधन कहता है कि प्रकृति प्रदत्त संसार की सारी वस्तुएं। प्रकृति प्रदत्त कहने का मतलब कि जो भगवान के द्वारा बनाया गया है। तो संसार की सारी वस्तुएं जिसे मानव अपनी तकनीक, कुशलता, ज्ञान एवं समर्थ के अनुसार परिणत कर अपने दैनिक और सामाजिक कार्यों में प्रयोग कर जीवन यापन करता है। मतलब दिया हुआ है सब भगवान का, लेकिन मानव अपनी बुद्धि से, अपनी कुशलता से, अपनी विवेक से, अपनी ज्ञान से, समर्थ के अनुसार उसको अपनी यूज की तरह बनाता है, जिससे कि वह उसे अपने जीवन में प्रयोग कर सके। तो उसे ही हम लोग संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो इसको लिखना है कि प्रकृति प्रदत्त संसार की सारी वस्तुएं जिसे मानव अपनी तकनीक, कुशलता, ज्ञान एवं समर्थ के अनुसार परिणत कर अपने दैनिक और सामाजिक कार्यों में प्रयोग कर जीवन यापन करता है, उसको ही हम लोग संसाधन कहते हैं। देखिए ज्योग्राफी कोई हार्ड चैप्टर नहीं है, बस इसको समझाने का तरीका चाहिए। यदि समझाने वाला अच्छा मिल जाए
तो आपको कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता है, सभी सब्जेक्ट को आप बहुत ही आसानी से समझ जाइएगा। और हम आपको कोशिश करते हैं कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको कोई भी चीज़ को समझाएं जिससे कि आप आसानी से समझ जाएं, ठीक है। तो जो परिभाषा हम आपको यहाँ पर देते हैं, अगर सिर्फ यही परिभाषा को आप सेम टू सेम एग्जाम में अगर लिखते हैं तो आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो ध्यान से इन सारे परिभाषा को देखिएगा और अपने नोटबुक पे नोट करते चलिएगा। तो चलिए अब हम लोग संसाधन के बारे में और देखेंगे कि संसाधन के उपयोग एवं उत्पत्ति के आधार पर विकसित, विकासशील अथवा अर्ध विकसित के श्रेणी में बांटा गया है। मतलब संसाधन को 3 वर्गों में बांटा गया है, विकसित संसाधन, विकासशील संसाधन और अर्ध विकसित संसाधन। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दूसरा, संभावी एवं संचित कोष संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। मतलब संभावी संसाधन क्या है और संचित कोष संसाधन क्या है, तो दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संभावी संसाधन क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संभावी संसाधन क्या है। तो वैसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, वैसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं। देखिए इसका नाम ही है संभावी संसाधन, मतलब सिर्फ संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि उस क्षेत्र में संसाधन मौजूद होगा, ठीक है। तो मतलब संभावी कहने का मतलब ही हुआ संभावना, नाम में ही इसका परिभाषा छुपा हुआ है। तो आप इसे ध्यान से समझिएगा कि वैसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं जिसे उपयोग में लाने की संभावना बनी रहती है, परंतु अभी इसका उपयोग नहीं किया गया है, जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज, राजस्थान एवं गुजरात में सौर ऊर्जा। मतलब संसाधन तो मौजूद हैं लेकिन अभी तक उसका उपयोग नहीं किया गया है। मतलब सिर्फ संभावना है कि उसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं संभावी संसाधन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संभावी संसाधन। चलिए अब अगला हम लोग देखेंगे कि संचित कोष संसाधन किसे कहते हैं। तो संचित कोष संसाधन को हम लोग समझेंगे कि कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो भंडार संसाधन के ही अंश होते हैं। मतलब वह भंडार में रखा हुआ संसाधन होता है, हमारे पास वो संसाधन उपलब्ध होता है जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। मतलब संसाधन तो हमारे पास है और जो तकनीक भी हमारे पास वास्तविक समय में मौजूद है उस तकनीक का उपयोग करके हम उसको उपयोग में ला सकते हैं। इसका उपयोग तत्काल में नहीं हुआ है परंतु भविष्य के लिए यह सुरक्षित है। मतलब इसका उपयोग अभी नहीं हो रहा है लेकिन इसका उपयोग भविष्य में हो सकता है अपने तकनीक का इस्तेमाल करके, तकनीक के आधार पर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं संचित कोष। संचित कोष कहने का ही मतलब हुआ जमा, कोष में जमा हुए संसाधन, उसी को हम लोग बोलते हैं संचित कोष संसाधन, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखें। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता क्या है? मतलब संसाधन को हम लोग को क्यों संरक्षित करना चाहिए, क्यों बचा करके रखना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है। आप जानते हैं कि कोई भी देश की सभ्यता और संस्कृति के विकास में संसाधन की अहम भूमिका होती है और संसाधनों को विवेकपूर्ण, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु उपयोग करना ही संरक्षण कहलाता है। कहने का मतलब हुआ कि कोई भी संसाधन रहे उसको विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना चाहिए, सामाजिक उपयोग को देखकर करना चाहिए, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु। मतलब गलत तरीके से उसका यूज नहीं करना चाहिए, या तो सामाजिक तरीके से यूज करना चाहिए, मतलब उसका उपयोग समाज के लिए हो, आर्थिक स्थिति के लिए हो, सांस्कृतिक के लिए हो, पर्यावरणीय के लिए हो एवं समस्याओं के समाधान करने के लिए हो। उसका उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। और भविष्य में आने वाले पीढ़ी को, मतलब जो हमारे बाद जो पीढ़ी आएंगे तो हमारे बाद आने वाले पीढ़ी को इसी रूप में संसाधन मिले, अतः इसका संरक्षण करना आवश्यक है। मतलब जिस प्रकार से संसाधन का संरक्षण हम लोग कर रहे हैं उसी प्रकार से हमारे आने वाले पीढ़ी भी संसाधन का संरक्षण करे, संसाधन का उपयोग करे, तो उसी को हम लोग संसाधन का संरक्षण बोलते हैं। चलिए अब हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका होती है, स्पष्ट करें।
संसाधन के निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका होती है, इस बात को स्पष्ट करना है। तो संसाधन निर्माण में तकनीक की अहम भूमिका होती है। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन है, संसाधन निर्माण में तकनीक की अहम भूमिका होती है क्योंकि विभिन्न उपकरणों और मानव कुशलता के कारण ही संसाधन की खोज किसी भी स्थान पर उत्खनन से पहले की जाती है। ठीक है, मतलब कोई भी संसाधन यदि जमीन के अंदर रहता है तो मानव अपनी कुशलता के आधार पर ही उस स्थान को खोजता है और उसको खुदाई करके उत्खनन से पहले ही उसकी संसाधन की खोज की जाती है। बिना तकनीक अथवा कार्य कौशल एवं निपुणता के बिना संसाधनों का खोज एवं उपयोग की विद्या पाना संभव नहीं है। मतलब जब तक हमारे पास कोई तकनीक नहीं रहेगा, हमारे पास कुशलता नहीं रहेगी, तो हम किसी भी संसाधन को नहीं खोज सकते हैं। हमें नहीं पता कर सकते हैं कि ज़मीन के किस भाग में हमारा संसाधन पड़ा हुआ है। तो हम अपने कुशलता के आधार पर ही, हम अपने तकनीक के आधार पर ही संसाधनों का पता लगाते हैं कि कहाँ पर ज़मीन के अंदर संसाधन पड़ा हुआ है, और बाद में हम उसको उत्खनन कर करके, खुदाई कर करके उस संसाधन को निकालते हैं और अपने उपयोग में लाते हैं। तो इसी बात को कहता है कि संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है। तो संसाधन निर्माण में तकनीक की बहुत भूमिका है, क्योंकि तकनीक के आधार से ही हम लोग संसाधन का निर्माण कर पाते हैं, संसाधन को खोज पाते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। जितने सारे भी अगर क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय से आते हैं तो वो आपको 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या करिए। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या करिए। तो देखिए, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसमें कम से कम आपको 400 वर्ड से अधिक, 400 शब्दों में आपका व्याख्या करना होता है। तो एक क्वेश्चन का आंसर थोड़ा लंबा जाएगा, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो कहता है कि संसाधन के विकास में सतत विकास की क्या अवधारणा है, इसका हमको व्याख्या करना है। तो संसाधन मनुष्य की जीविका का आधार है। इस बात को तो हम आपको बताएं कि संसाधन मनुष्य की जीविका का आधार है, मतलब संसाधन के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा अति आवश्यक है। जीवन की गुणवत्ता अगर बनाए रखना है तो उसके लिए हमको संसाधन की जरूरत अति आवश्यक है। मानव के लालच और लिप्सा ने, ठीक है, मानव के लालच और लिप्सा ने संसाधनों का तीव्रतम दोहर कर संसाधनों के भंडार में चिंतनीय ह्रास ला दिया है। तीव्रतम दोहन कहने का मतलब हुआ कि मानव कभी ये नहीं सोचता है कि जिस प्रकार से संसाधनों का उपयोग हम कर रहे हैं, हमारे आने वाले पीढ़ी भी इसी प्रकार से संसाधन का उपयोग करें। इसलिए हम लोग संसाधन को बचा करके रखें, संसाधन को संरक्षित कर करके रखें। तो लोग ये नहीं सोचते हैं और संसाधनों का जितना मन चाहे उतना बर्बाद करके भी लोग संसाधनों का दोहन करते हैं। इसी को कहा जाता है कि और बहुत तेजी के साथ दोहन कर रहे हैं, जिससे क्या हुआ है कि संसाधनों का जो भंडार है उसमें कमी आई है, उसमें ह्रास आया है। तो भूमंडलीय तापन, ठीक है, जो भूमंडलीय तापन है, ओजोन परत का जो क्षय हो रहा है, पर्यावरण का जो प्रदूषण हो रहा है, ठीक है, भूमंडलीय तापन, ओजोन क्षय और पर्यावरणीय प्रदूषण, मृदा क्षरण, भूमि विस्थापन, अम्लीय वर्षा एवं असमय ऋतु परिवर्तन जैसी पारिस्थितिक संकट पृथ्वी पर व्याप्त सभ्यता और संस्कृति को निगल जाने को तैयार है। मतलब देख रहे हैं जिस प्रकार से हम लोग संसाधनों का इतनी तीव्रतम गति से दोहन कर रहे हैं, तो उतना ही हम लोग को ही नुकसान पहुंचाना पड़ रहा है, नुकसान झेलना पड़ रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि मृदा का क्षरण हो रहा है, भूमि विस्थापन हो रहा है, अम्लीय वर्षा हो रही है, असमय ऋतु का परिवर्तन हो रहा है, मतलब जिस समय सही टाइम पर वर्षा ऋतु को आना चाहिए उस टाइम पर वर्षा ऋतु नहीं आ रहा है। तो अनेक प्रकार की हमारे पास समस्याएं खड़ी हो रही है संसाधन का तीव्रतम तरीके से दोहन करने से। तो हमको इसको बचा करके रखना चाहिए, और यहाँ तक कि भारत के या फिर किसी भी देश के सभ्यता और संस्कृति को निगल जाने के लिए तैयार है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे कि सतत विकास की अवधारणा तो वास्तविक में पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान के विकास को कायम रखना है। सतत विकास कहने का मतलब हुआ कि बिना पर्यावरण को क्षति पहुंचाए या बिना समाज को क्षति पहुंचाए, बिना संसाधन को क्षति पहुंचाए, यदि हम लोग भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए कि भविष्य में भी हमको इसकी आवश्यकता आएगी, इसलिए हम इसे संजो करके रखें,
तो भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान में जो विकास किया जा रहा है, वर्तमान के जो विकास कायम है, उसी को हम लोग बोलते हैं सतत विकास। तो सतत विकास कहने का मतलब हुआ किसी का नुकसान पहुंचा करके नहीं, बल्कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए संसाधन को बचा करके जो विकास किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सतत विकास। ठीक है, तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है आप उसे समझ गए। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध रूपों का वर्णन करें। मतलब स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, इसको आपको बताना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। वीवीआई कहने का मतलब कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और अपने दिमाग में रखिएगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम बताते हैं कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो देखिए इसका आंसर होगा, स्वामित्व के आधार पर हमारे देश में संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन, और तीसरा होता है राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे व्यक्तिगत संसाधन क्या है। व्यक्तिगत कहने का मतलब हमको समझ में आ रहा है एक व्यक्ति का। ठीक है, व्यक्तिगत कहने का मतलब किसी खास व्यक्ति का, किसी एक व्यक्ति का। तो वैसे सारे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का आधिपत्य हो तथा इसके एवज में वह सरकार को अपनी इच्छा से लगान देता है अथवा नहीं भी देता है, जैसे बाग, बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि। देखिए, अगर आप परिभाषा लिखते हैं तो उसके साथ आपको एग्जाम्पल लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप एग्जाम्पल को मत छोड़िएगा, आपको एग्जाम्पल में देना है कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो फिर से हम आपको व्यक्तिगत संसाधन के बारे में बताते हैं कि जैसे कोई भी संसाधन रहे उस पर किसी खास व्यक्ति का हक रहे, किसी निजी व्यक्ति का हक रहे, और इसके बदले में वह सरकार को या तो टैक्स देता भी हो या फिर टैक्स नहीं भी देता हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन। तो वैसे सारे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का आधिपत्य हो तथा इसके एवज में वह सरकार को अपनी इच्छा से लगान देता है अथवा नहीं भी देता है, जैसे बाग, बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि, उसी को हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन। अब हम लोग देखेंगे कि सामुदायिक संसाधन क्या है। दूसरा नंबर है सामुदायिक संसाधन क्या है। तो वैसे सारे संसाधन जो किसी खास समुदाय अथवा समूह के लोगों के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक है, जो किसी खास समुदाय तथा समूह के लोगों के लिए उपयोग में लाया जाता है। सामुदायिक कहने का ही मतलब हुआ समुदाय के लोगों को, समूह के लोगों को। तो वैसे सारे संसाधन जो किसी खास समुदाय अथवा समूह के लोगों के लिए उपयोग में लाया जाता है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ आता है, जो आप देख लीजिए। पशुचारण भूमि, मतलब जहाँ पशु चरने के लिए जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं चारण भूमि। मंदिर, मस्जिद, शमशान घाट, सामुदायिक भवन आदि आते हैं, जो समूह के लोगों के लिए सर्वसुलभ हैं। मतलब इसका उपयोग समूह के समाज के सारे लोग इसका उपयोग बिना रोक टोक के आसानी से कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सामुदायिक संसाधन। अब हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय संसाधन क्या है। पहला हम लोग देखें व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा हम लोग देखें सामुदायिक संसाधन, और तीसरा राष्ट्रीय। राष्ट्रीय कहने का मतलब कि जिस पर पूरे राष्ट्र का अधिकार हो, उसको हम लोग राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। तो इसको हम लिखेंगे किस प्रकार से कि आर्थिक या कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। मतलब आर्थिक तौर पर या फिर कानूनी तौर पर, मतलब जो भी चीज़ राष्ट्रीय है उस पर कानून का अधिकार होता है, उस पर कानूनी कार्रवाई होती है, कानूनी प्रक्रिया लगती है। तो आर्थिक या कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे कि किसी भी देश के सरकार को यह हक है कि वे व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकता है। ठीक है, व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण मतलब सरकार को यह हक होता है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण करके उसका उपयोग वह आम जनता के हित में कर सकता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय संसाधन। अब चौथा और सबसे लास्ट देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है। तो इस प्रकार के संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है।
ठीक है। इस प्रकार के संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। मतलब समुद्री तटरेखा से 200 किलोमीटर दूरी छोड़कर खुले महासागरीय क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। मतलब जो तटरेखा से 200 किलोमीटर दूरी को छोड़कर जो खुले महासागरीय क्षेत्र होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्षेत्र। ठीक है, तो आप देख लिए कि व्यक्तिगत संसाधन क्या है, सामुदायिक संसाधन क्या है, राष्ट्रीय संसाधन क्या है और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है। तो स्वामित्व के आधार पर यही 4 संसाधन होते हैं जिसको कि आपको लिखना होता है। अगर आप अच्छे तरीके से इन चारों संसाधनों के बारे में लिखते हैं तो आपका 5 नंबर बोर्ड में फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप इनको ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि प्राकृतिक संसाधन क्या है। ठीक है, अब आगे से नया टॉपिक शुरू होता है। जो पहला भाग था आपका वहाँ पर समाप्त हो जाता है और अगला यहाँ से शुरू होता है कि प्राकृतिक संसाधन क्या है। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्राकृतिक संसाधन क्या है और इसके अलावा बहुत सारे और भी टॉपिक हैं जिसको हम लोग आगे की वीडियो में देखते जाएंगे। तो चलिए हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि प्राकृतिक संसाधन क्या है। तो आज सबसे पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा लीजिए। और इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो गई हो तो आप नीचे हमारे कुछ ग्रुप्स दिए गए हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, फेसबुक पेज है, सभी पर आप लिंक पर क्लिक करके जुड़ जाइए, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप सीधे हमसे कांटेक्ट कर सकें, सीधे आप हमसे बात कर सकें। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में और बताएंगे कि प्राकृतिक संसाधन क्या है। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।